कल की क्लास में हमने यथार्थवाद की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा को समझा था। मीन्स की जो रियलिज्म है, जो फिलोसफी पढ़ रहे हैं रियलिज्म की, उसकी मेटाफिजिक्स क्या है, उसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, उसकी एक्सियोलॉजी क्या है, इसके थ्रू हमने इस दर्शन को पढ़ने समझने का प्रयास किया और कुछ जो मुख्य सिद्धांत हैं वो भी आप लोगों से चर्चा किए। आज की क्लास का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि हम अब उस विचारधारा को जो हम कल जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसे अपनी शिक्षा में किस रूप में देखते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम यथार्थवादी हों तो हम किस प्रकार के शैक्षिक वातावरण का निर्माण करेंगे, हमारे मुख्य शैक्षिक उद्देश्य क्या होंगे, हम किस तरीके के शिक्षक चाहेंगे, और हम छात्रों से क्या अपेक्षाएं रखेंगे और किस प्रकार के स्कूल की स्थापना हम करेंगे। ये कुछ बातें हैं और यही कुछ आपके जो एलटी का सिलेबस है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इट मीन्स कि कल जो हमने पढ़ा वो सिर्फ कंसेप्ट को बनाने के लिए था। आज जो हम पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम का मेजर जो पॉइंट है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा और जो कुछ कल पढ़ा था उसको रिकॉल करते हुए चलिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम किसी दर्शन को शिक्षा में देखते हैं तो कुछ मुख्य 7-8 बिंदु होते हैं, उन पर हमारा ज्यादा फोकस रहता है, जिनमें से पहला बिंदु है आपका उद्देश्य। उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव। तो यथार्थवाद के अनुसार उद्देश्य क्या हो सकते हैं, क्योंकि यथार्थवादी दर्शन के सिद्धांत आप जानते हैं, उस दर्शन की तत्व मीमांसा को आप जानते हैं, तो उद्देश्य भी वही बनेंगे। तो पहला उद्देश्य तो यही होगा कि ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। ठीक है, या हम चलो पहले हम जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कवर कर लेते हैं। शारीरिक, जो कि आपको हर जगह दिखेंगे। ठीक है, मानसिक, मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, इनको अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, खाली अपनी कॉपी वेस्ट करना बेकार है। बौद्धिक, सामाजिक, ठीक है, आदि विकास, आदि का विकास। ठीक, ये प्रमुखता से रहेगा इनके, है ना। यानी फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंट। क्योंकि कल की क्लास में चर्चा हम कर ही चुके हैं, जो ये यथार्थवादी दर्शन है, रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो ईश्वर को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देती है, और इस वजह से वो आध्यात्मिक जो स्वरूप है या कहें कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देगी। तो आध्यात्मिक विकास या कहें कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इनके शिक्षा के मुख्य उद्देश्य में नहीं देखा जाएगा। ठीक है, हेलो, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। यस सर। देखिए, ये समझना जरूरी है कि आदर्शवाद की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर आध्यात्मिक जगत को प्रमुख माना गया है और ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। तो ईश्वर की भक्ति, आध्यात्मिक अ, विचार, ये वहां पर थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए वहां आध्यात्मिक विकास की बात की जाती है। लेकिन यथार्थवाद में केवल वही वस्तुएं सत्य हैं जिनका अनुभव आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं। तो इसलिए
यहाँ पर आध्यात्म का कोई स्थान विशेषतः नहीं देखा जाता है। ठीक है। तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक आदि विकास की बात तो ये करेगा, कि आध्यात्मिक विकास की बात नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा है फिर ज्ञानेंद्रिय का विकास। सेंसरी डेवलपमेंट, ये कहें कि सेंस ऑर्गन्स का डेवलपमेंट। ठीक है। ये केवल उद्देश्य रट नहीं लेने हैं, लिख नहीं लेने हैं। किसी भी विचारधारा में, किसी भी दर्शन में कोई एक उद्देश्य अगर हम लिख रहे हैं, तो क्यों लिख रहे हैं, उस उद्देश्य का क्या संबंध है। और अगर कोई उद्देश्य जो हमने पिछली विचारधारा में लिखा था, अब उसको नहीं लिख रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि हमें उस उद्देश्य को नहीं लिखना पड़ रहा है, क्यों हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो दर्शन को समझने के लिए क्यों और कैसे पर भी आप लोगों को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और अभी से करते हुए चलोगे ना, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, आपके एग्जाम टाइम पे डाउट्स कम रहेंगे। वरना अभी अगर आप सिर्फ इसको ऊपर ही ऊपर याद करोगे, तो उससे क्या होगा, 5 यूनिट पूरी होने के बाद और उसके साथ साथ आपका जीके, रीजनिंग, ये यहाँ पर पेपर 1, उसके अलावा सेकंड पेपर भी तो है आपका। इतना कुछ पढ़ने के बाद जब एग्जाम टाइम आएगा, तो ये सब जो फिलोसफी है ना, सब दिमाग से उड़ जाएगी आपकी। ऐसा बीएड में अनुभव आपने किया ही होगा, हालांकि वहां पर उतना हम डीपली नहीं पढ़े होते हैं, बट फिर भी ऐसा ना हो, इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को समझते हुए चले। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप समझना चाह रहे होंगे, इसलिए तो आपने क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं। वरना नोट्स मिल करके तो पढ़ाई ऐसी भी रहती है घर पे, है ना। आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर है कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, मैं इनको चाहता तो पहला नंबर शारीरिक लिखता, दूसरा नंबर लिखता मानसिक का, तीसरा लिखता बौद्धिक का, चौथा लिखता सामाजिक का, और पांचवा लिखता ज्ञान इंद्रियों के विकास का। 5 उद्देश्य आते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, एक ही लाइन में लिख दिया कि हमको कोई डिस्क्रिप्टिव मैनर में तो नहीं लिखना पेज भरने के लिए, हमको समझना है ऐसे। ज्ञानेंद्र के विकास की ये बात क्यों करेंगे, क्योंकि विज्ञान केवल वही सत्य स्वीकार करता है जिसको वो अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकता है। अगर नहीं कर पा रहा है तो उसको वो स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है। इसीलिए जब ज्ञानेंद्रियों का ही विकास नहीं हुआ होगा, अब आप खुद सोचिए, किसी इंसान के कान कमजोर है, कम सुनता है, दूर से आने वाली आवाज को वो अनुभव कर पाएगा क्या। इसी तरह से किसी की आंखें कमजोर है, वो कम देख पाता है, तो दूर जो वस्तुएं हैं उनको वो देख ही नहीं पाएगा, उनका वो अवलोकन या कहीं की ऑब्जर्वेशन कर ही नहीं पाएगा, तो अनुभव मिलेगा ही नहीं। इसी तरीके से अगर हम व्यवहारिक रूप से बात करें, तो जैसे अगर आप ही लोग हो, आप में से कई जो साथी यहाँ जुड़े हुए हैं, उन्होंने ड्रैगन फ्रूट का नाम तो सुना होगा। सुना है आप में से किसी ने? कपिल शर्मा शो तो देखते होंगे सब लोग, हंसी मजाक थोड़ा सा पसंद इसको होगी, तो वहां पर वो बार बार ड्रैगन फ्रूट बोल करके वो हंसाते रहता है सबको, मतलब कि मजाक करते रहता है कि ये तो हम खा ही नहीं सकते, गरीबों का फ्रूट है नहीं करके। तो ड्रैगन फ्रूट आपने सबने देखा तो होगा, नाम भी सुना होगा, या हो सकता है कई बार नाम ही ना सुना हो। अगर किसी ने उसको नहीं खाया है, तो क्या आपके पास उस फ्रूट के टेस्ट का अनुभव है? बोलिए। नो सर। नो सर। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में आम का पेड़ है, या अमरूद का पेड़ है, या कोई भी पेड़ है, उस पेड़ की पत्ती का स्वाद कैसा होता है, तो मुझे लगता है कि कम ही लोग होंगे जो पेड़ की, मतलब इन पत्तियों को टेस्ट करते हो। तो जाहिर सी बात है कि उन पत्तियों का भी स्वाद नहीं पता हो, पता होगा, हाँ या ना। नहीं सर। तो नो सर। इसीलिए, हाँ, तो यही एक स्वरूप है जो हमको समझना है विकास का। ठीक है। तो ज्ञानेंद्र का विकास का मतलब यहाँ पर है
कि अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर पाए बच्चा। बच्चा सिर्फ मीठा स्वाद ही ना समझ पाए, वो मीठे में मीठे भी बहुत प्रकार के होते हैं, ये भी जाने। ठीक है। जब वो चॉकलेट खाता है तो उसका मीठापन कुछ अलग है। जब वो खीर खाता है तो उसका मीठापन थोड़ा सा और अलग है। जब वो पका हुआ आम खाता है उसके मीठेपन का स्वाद अलग है। जब वो तरबूज खाता है तो उसका मीठापन अलग है। तो मीठे में भी वो वैरायटीज हैं, वो उसको समझे। इसी प्रकार से खट्टे में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, उनको समझे। ठीक है। इसी प्रकार से बच्चा अन्य जो कह सकते हैं कि स्वाद है, उन सभी स्वादों का अनुभव उसको, ये भी तो हमारी एक ज्ञानेंद्रिय है। इसी प्रकार स्पर्श की बात कर लेते हैं हम। अब स्पर्श की बात करेंगे तो आपने जिन वस्तुओं में हाथ रखा हो या जिन वस्तुओं को आपने स्पर्श किया हो उनका तो आप अनुभव कर पाएंगे। जैसे कि आंख बंद की है आपने, आपके एक हाथ में अगर ऑरेंज यानी संतरा रख दिया जाए और एक हाथ में आपके रख दिया है अमरूद, तो आप पहचान कर लेंगे कि कौन अमरूद कौन संतरा है। जबकि ना उसको आप देख रहे हैं, ना ही उसको आप टेस्ट कर रहे हैं, ना ही उसकी कोई स्मेल आ रही है आपको। सिर्फ स्पर्श से पहचान जाएंगे आप किस हाथ में आपके अमरूद है, किस हाथ में आपके संतरा है। होगा नहीं होगा ऐसा? क्यों? जी सर। अच्छा। हाँ। हाँ। तो जैसे आपने नोटिस किया होगा जो थोड़ा सा खेती बाड़ी वाले परिवेश से जुड़े हुए हैं या कभी अनुभव किया, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, दादा दादी, ये लोग किसी भी प्रकार के बीज को देख के अंदाजा लगा देते थे कि ये क्या है। इवन दो एक अपना अनुभव बताऊंगा आपको मैं। जैसे मेथी खाते हैं ना, मेथी आप, मेथी के पत्ते होते हैं ना, वैसे ही जी सर। एक घास भी होती अच्छा। है ना, वैसे ही बिल्कुल दिखती है। बरसी। बरसिम बरसिम कहते हैं सर, बोलते हैं, हाँ। बरसिम। तो एक बारी मेरे को मम्मी ने बोला मेथी लेके आया, तो मैं वहाँ दुकानदार से जो लेकर के आया उसमें बरसिम पड़ी हुई थी, मिक्सचर था मतलब। दो तीन पत्ते मेथी के होंगे, बाकी सब बरसिम। तो उस दिन पहली बार मुझे पता चला कि मेथी जैसा दिखने वाला घास भी होता है। समझ में आ रहा है? तो क्यों? इतना बड़ा होने के बाद, मतलब ये समझो कि 32 साल का होने के बाद मुझे ये जानकारी मिल रही है। इट मीन्स कि मेरे पास वो अनुभव ही नहीं था, मैंने कभी वो अनुभव लिया ही नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अधिक से अधिक अनुभव बच्चों को दो आप, ताकि वो इस प्रकार से डिफरेंशिएट कर सके। उनका बौद्धिक विकास इसी पर आधारित होता है। आई होप कि इतनी चर्चा काफी है ज्ञानेंद्रियों के विकास में। समझ रहे होंगे आप इसका विकास मतलब क्या है। हाँ सर। सर सर। ज्ञानेंद्रियों की लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ानी है हमको, आंखों की लंबाई चौड़ाई या फिर कानों की लंबाई चौड़ाई ये नहीं बढ़ानी है हमको। अधिक से अधिक, अगर हम सुनने की बात करें तो अधिक से अधिक साउंड बच्चा सुन रहा है। देखने की बात करें तो अधिक से अधिक वस्तुओं को देख रहा है जिनको, जिनके बीच में अंतर स्पष्ट कर पाए वो। स्वाद की बात करें तो अधिक से अधिक वो स्वाद टेस्ट कर रहा है। इस तरीके से विकास होता है। जैसे भाषाई विकास की बात करते हैं ना, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। तो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है? जब बच्चा किसी एक भाषा के अधिक से अधिक शब्दों को सुनता है, उन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर पाता है और अपनी आम बोलचाल की भाषा में उन शब्दों को शामिल करता है, तो हम कहते हैं कि इसका भाषाई विकास हो रहा है। तो वही चीज है आपका ज्ञानेंद्रियों के विकास। आपसे इसलिए मैंने चर्चा इतनी की क्योंकि ऑफलाइन बैच में बच्चों का बड़ा डाउट था। उस दिन एक दिन हमारी पूरी क्लास ही ज्ञानेंद्रियों के विकास पर हो गई थी, तो मुझे लगा कि कहीं आपका डाउट तो आप लोग कभी पूछते भी नहीं हो, है ना। तो इसलिए आई होप कि यहाँ से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है यथार्थवाद का, तो सी मतलब सिंपल सी बात है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना तो होगा ही ना। वैज्ञानिक हाँ सर। दृष्टिकोण का विकास, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है ये आपका बाद में भी यूनिट 3 में या 4 में भी आएगा, हाँ। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है, बताओ। सर बच्चे किसी भी चीज को देखे सुने तो वो ऐसे ही ना मान ले उसको। बिल्कुल सही। ठीक है। तो
जिन्होंने पेडागोजी ऑफ साइंस पढ़ी है बीएड में, तो उनको बेहतर पता होगा ये। देखो, साइंटिफिक एटीट्यूड ये कहता है हम किसी भी वस्तु, इवन दो, पहली बात तो ये कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास बिल्कुल ना करें। जैसा कि अमूमन आप सभी में से कई लोग कर लेते हैं और रिश्ते खराब कर बैठते हैं अपने दोस्तों से। ठीक है, किसी ने कहा, आप किसी कॉलेज में गए, नए नए गए थे, किसी ने कहा अरे ये तो बड़ी बेकार लड़की है, बड़ा बेकार लड़का है, ये तो ऐसा करता है वैसा करता है, चार पांच कहानियां बताई उसके बारे में, आपने विश्वास कर लिया। होता है ना ऐसा हमारे साथ अधिकतर? बोलो। तो अगर ऐसा होता है हमारे साथ कि हम अपने किसी दोस्त के द्वारा कही गई हर एक बात को बिल्कुल आंख मूंद के मान लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो बिल्कुल नहीं, साइंटिफिक एटीट्यूड बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है? इसको और समझो बारीकी से। दोस्त को छोड़ो, अगर आपकी अम्मी आपसे कहती है बेटा फ्रिज में ठंडा पानी रखा है जाके पी ले, या जब मन करेगा तो पी लेना, और आपने मम्मी के कहने पे मान लिया कि फ्रिज में ठंडा पानी रखा होगा, तो ये भी साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है। आपने देखा, अपनी आंखों से देखा नहीं ना, लेकिन मान लिया। समझ में आ रहा है आपको? मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा सर ये तो हूँ? शक हो गया। जी जी सर। नहीं, इसको शक नहीं कहेंगे। देखो, किसी की बात पर विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन वो साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है। जब, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने रियल रियल लाइफ में तो कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं देखी होगी, लेकिन मूवीज में या फिर सीरियल्स में जरूर देखी होगी। आपने देखा होगा कि जब भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो वहां पर आप, मतलब आई विटनेस यानी कि कहें कि कठोर एविडेंस मांगे जाते हैं प्रूफ करने के लिए। क्यों मांगते होंगे एविडेंस? एक पुलिस वाला है खुद, ठीक है, उसके साथ अन्याय हुआ है, उसको भी एविडेंस देना पड़ता है। बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि जो जज है, उस वो ऐसे ही किसी बात को सुन करके कोई फैसला नहीं सुना सकता। वो पूरी तरह से साइंटिफिक एटीट्यूड को फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। यस सर। तो हाँ, तो कुल मिलाकर के हम अभी साइंटिफिक एटीट्यूड को समझ रहे हैं। तो साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब होता है कि जब तक आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तब तक आप किसी बात को स्वीकार नहीं कर सकते। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर चीज को समझने के लिए अगर हम हमेशा अपनी ज्ञानेंद्रियों का अनुभव करते रहेंगे, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना, ज्ञान प्राप्त करना। तो कई सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको किताब में किसी ने लिखा है, तो उसके आधार पर मान लेते हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि हम जो किताबी बात है उनको भी स्वीकार कर पा रहे हैं, जैसे, है ना, हर चीज को हम करके नहीं देख सकते, हर चीज। अब न्यूटन का जो लॉ है, ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन ने कहा कि हर एक वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। अभी एक और बात समझो आप, ठीक है, हर एक वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो गिरा करके, देखो वो नीचे गिर रही नहीं गिर रही है। इट मीन्स न्यूटन ने जो बात कही उसको आप करके देखो, हो रहा है, आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये लॉ है। न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है कि अगर किसी एक वस्तु जो कि रुकी हुई है, उसको जब तक आप दूसरी वस्तु से धक्का नहीं मारेंगे, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, वो रुकी की रुकी रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। करके देखिए आप उसको। और साइंस पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए, आप में से कई सारे साइंस के स्टूडेंट होंगे, तो साइंस पढ़ाने वाले टीचर के लिए जरूरी है वो हर एक नियम को करके दिखाए क्लास के अंदर, ताकि बच्चा उसको समझ सके। सिर्फ बोल करके नहीं सिखाना है। तो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए हमको इस प्रकार की एक्टिविटीज करके देखनी ही पड़ती है, दिखानी ही पड़ती है। तो कुल मिलाकर के खुद अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव लेना, और किन्हीं घटनाओं को एक से अधिक बार देखने पर या अनुभव लेने पर फिर जाकर के कोई एक नतीजे पर पहुंचना, ठीक है, और इसके बाद कोई नियम बनाना, या फिर कहें कि कोई लॉ फ्रेम करना। तो ये है साइंटिफिक एटीट्यूड। और भी चीजें आती है साइंटिफिक एटीट्यूड में, जैसे आपका आता है धैर्य, पेशेंस आता है। ठीक है, पेशेंस बहुत जरूरी है साइंटिफिक एटीट्यूड के लिए। और जब आप पेडागोजी ऑफ मैथ्स और पेडागोजी ऑफ साइंस पढ़ते हैं, वहाँ पे उसका जो मुख्य उद्देश्य वो भी यही होता है कि इनकलकेट द टेंडेंसी ऑफ पेशेंस, ठीक है, या बच्चों में
धैर्य क्षमता का विकास करना। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, ये है आपका व्यवसायिक विकास। कोई बिंदु समझ में नहीं आ रहा हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि सर ने कह तो दिया बट मुझे तो नहीं आया, तो प्लीज पूछिएगा। सिर्फ मैंने कहा है इसलिए मत मान लेना। साइंटिफिक एटीट्यूड यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास आप भी करो अपने में। ठीक है? सबूत मांगो जी मुझसे, सर। बोलो कि सर प्रूफ करो कि ये ऐसे कैसे होता है। तभी तो असली परीक्षा नहीं है। सर, समझ में आ गया। ठीक है, तुम तो बोलोगी समझ में आ गया। व्यवसायिक विकास, वोकेशनल। कई बार क्या होता है, जब हम किसी बात से बोर हो जाते हैं तब भी हम बोलते हैं समझ में आ गया, आगे बढ़ो। ऐसा मत करना, हाँ। नहीं सर, सच में आ गया सर। मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन होता है ऐसा, हमारे साथ भी होता है। हम भी जब कोई ज्यादा पका रहा था, हम बोलते हैं अरे हाँ हाँ वो क्यों, बिल्कुल आगे बढ़ो। आज ही ट्रेनिंग करके आए हैं इलेक्शन की जो चल रही है, उसमें भी ये हो रहा था, हाँ ये आगे सर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, दूसरा बताओ करके। तो ये कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। और एक और उद्देश्य है जो अमूमन कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि प्रसन्न रहने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू लिव हैप्पीली। ठीक है, हैप्पीली है, हाँ। मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक प्रश्न आप लोगों के लिए है मेरी तरफ से, आप लोग से चाहूंगा कि उत्तर मिले मुझे, और खुशी होगी अगर सही उत्तर मिलता है तो। कल डिस्कशन हम कर रहे थे तो सिद्धांत में पढ़ा हमने लास्ट में कि प्रसन्नता का सिद्धांत यानी सुखवाद का सिद्धांत आप लोगों को थोड़ा रिकॉल हो रहा होगा, तो नोट्स अगर बनाए तो मत देखना प्लीज, अभी सिर्फ क्लास में भी पूछा आएगा, उस पर फोकस करो। तो यथार्थवाद के अनुसार जो सुखवाद का सिद्धांत है, उसके लिए यथार्थवाद किसकी अधिक आवश्यकता महसूस करता है? क्या कहता है वो कि अगर तुमको इस चीज का अधिक ज्ञान होगा तो तुम सुख रहोगे, सुखी रहोगे, खुश रहोगे अपने साथ, बताओ। या सुखी जीवन जीने के लिए हमें या मानव को या मनुष्य को किसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, बताइए। सर पदार्थ का। यस, ठीक है। तो सिद्धांत में कल ही आपने पढ़ा कि मनुष्य का जीवन में सुखी रहना बहुत जरूरी है, खुश रहना बहुत जरूरी है, और वही मनुष्य सुखी रह पाएगा, वही खुश रह पाएगा जिसको अधिक से अधिक पदार्थों का ज्ञान हो, यानी कि पदार्थों की उपयोगिता का ज्ञान। आप ये सोचो कि आप नदी के किनारे बैठे हुए हैं या ताल के किनारे बैठे हुए हैं, नाव भी है, और वो नाव बिल्कुल फिट भी है, चल भी सकती है, लेकिन आपको चलाना ही नहीं आता। इट मीन्स कि आपको नाव चलाने का ज्ञान ही नहीं है। नाव एक पदार्थ है, उस पदार्थ को इस्तेमाल कैसे किया जाए आपको आता ही नहीं है। तो आप उस पदार्थ का सही उपयोग कर ही नहीं पाओगे, वो ऐसी पड़ी रहेगी। सही कह रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आपके घर में स्कूटी है, आपको किसी से मिलने जाना है, अपने फ्रेंड से बाजार जाना है किसी काम से, लेकिन आप डिपेंडेंट है अपने बच्चे पर जो स्कूटी चलाता है, या फिर जो अभी बिल्कुल टीनेजर्स तो नहीं होंगे आप में से, सभी एडल्ट होंगे, तो अपने छोटे भाई बहन पे कि यार कि वो मेरे को वहां ले जा देता, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप उससे। पदार्थ यानी कि स्कूटी आपके पास है बट आपको उसका यूज करना नहीं आता, चलाना ही नहीं आता। इसी तरीके से जो प्रेजेंट टाइम में जो सिनेरियो चल रहा है, जहां पर लड़कियों से ज्यादा काम नहीं करवाया जाता है, घर में बिल्कुल पढ़ाई लिखाई वाला माहौल है, तो वो जो कुछ चुटकुले चलते रहते हैं ना कि वो मैगी बना करके चल रही लाइफ करके, ऐसा
ठीक है। तो अब ऐसे में कोई ऐसी लड़की है या कोई ऐसा लड़का है, घर में सब पड़ा हुआ है खाना बनाने का आइटम, मम्मी पापा नहीं है हमारे घर पे, अकेला है या अकेली है, और उसको भूख भी लग रही है, ठीक है, मैगी नहीं है लेकिन, और ना ही पैसे हैं, लेकिन घर में बाकी सारा सामान पड़ा है, दाल है, चावल है, प्याज है, मसाले हैं, सब कुछ है, उसको दाल चावल बनाना आता ही नहीं, तो वो भूखा रह जाएगा दिन भर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो इसीलिए जितना पदार्थ का आपको ज्ञान होगा कि पदार्थ का प्रयोग हम कैसे अपने लिए कर सकते हैं, किस रूप में वो हमारे काम आ सकता है, उतना ही अधिक आप आवश्यकता पड़ने पर पदार्थ का अपने जीवन में प्रयोग कर पाएंगे और खुश रह पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ उद्देश्य थे, अगर आपको इन उद्देश्यों में से कोई प्रश्न पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। फिर आगे के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे करिकुलम। करिकुलम मीन्स पाठ्यक्रम, ठीक है। मेथड यानी विधि, एंड मैं लिख ही देता हूं, अभी छोटा छोटा सही रहता है ना। पाठ्यक्रम, विधियां, शिक्षक, छात्र, और देन विद्यालय कैसा होना चाहिए, विद्यालय का स्वरूप, एंड लास्ट इज अनुशासन। मीन्स करिकुलम, मेथड, स्कूल, टीचर, स्टूडेंट एंड डिसिप्लिन। और रिजॉइन करिए आप, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है।